नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 26 जुलाई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आप लोगों को बता दें, यूपीएससी और ईपीएफओ के हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के पेड ग्रुप चालू हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060889 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स में इंस्टाग्राम है, जहाँ पे हम पेड पीडीएफ के जो है पिक्स प्रोवाइड करते हैं फ्री में। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी हमारे फ्री चैनल्स हैं, इनको भी आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक मेंस और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देखिए पहला है चंद्रशेखर आज़ाद जी से संबंधित। हिस्ट्री में पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, और चंद्रशेखर आज़ाद जी का। और भारत में नवीनीकरण एकीकरण 2000, ठीक है, 2021 पर रिपोर्ट। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, रिन्यूएबल जो अक्षय ऊर्जा होती है उसकी इंटीग्रेशन की बात करी जा रही है 2021 में भारत में। किसने रिपोर्ट दी देखेंगे। पीएलआई स्कीम जो थी, इसमें कई सारे सेक्टर्स थे, अब इसमें जो स्पेशलिटी स्टील को भी जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना किससे संबंधित है, सब कुछ देखेंगे। माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है रिवर गंगा में बढ़ता जा रहा है, किसने क्या रिपोर्ट दी, क्या आया है, सारी चीज़ देखेंगे। आज का जो हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो दिवस है वो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। इसमें हमने जो है कारगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ दिया था भारत से, ठीक। टाइगर हिल्स और कई सारे जो चीज़ें थी हमारी, लेह लद्दाख, कारगिल और उधर जो है वहाँ पे हमने फिर से वापस अपना परचम लहरा दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है और मतलब टॉपिक है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी को अभी जो है जयंती थी 23 जुलाई को, और मोदी जी ने जो है इनको, जो भारत माता के बेटे मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इनको काफ़ी श्रद्धांजलि दी, ठीक। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जान लेते हैं। 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर रियासत में चंद्रशेखर तिवारी के रूप में भावरा गांव में हुआ था। वो पहले जो है उन्नाव जिले में थे, फिर इनकी माता जो थी जागरानी देवी जी, वो चाहती थी कि ये संस्कृत के एक बड़े अच्छे वो बने, तो इन्होंने अपने पति से बोला कि अलीराजपुर चलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ें उनकी माँ चाहती थी उनका बेटा संस्कृत का महान विद्वान बने, तो ये बनारस भेज दिया इनको, अपने पिता को काशी विद्यापीठ जो है वहाँ पे भेज दिया गया था, ठीक है, 1921 में। और लेकिन क्या हुआ कि जब ये 15 साल के थे तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उसमें काफ़ी ये इनको जो है अच्छा लगा और इसको ज्वाइन कर लिया। 20 दिसंबर को अरेस्ट भी हो गए, और वहाँ पे एक बड़ा अच्छा वाक़या हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, ठीक, जस्टिस रेवरेंड टॉमसन क्रेगट, ठीक, उन्होंने जो है एक हफ्ते बाद इनसे मुलाकात करी। आपका मतलब ये आए चंद्रशेखर आज़ाद जी इनके पास, तो नाम कैसे पढ़ा इनका, तो उन्होंने पूछा भैया नाम क्या है तुम्हारा, तो बोलते मेरा नाम आज़ाद है, ठीक। कहते पिताजी का नाम मेरे जो है वो स्वतंत्रता है, और जो मेरा घर है वो जेल है, अब बताओ क्या करोगे। तो ये यहीं से जो है मजिस्ट्रेट तो गुस्सा आ गया काफ़ी, उसने जो है इनको 23 हफ्ते के लिए जो है जेल भेज दिया, और ये कहा कि हर दिन 15 कोड़े जो है की सज़ा दी जाए, ठीक। तो ये चीज़ है। और फिर जब गांधी जी ने, आपको पता है चौरी चौरा कांड हो गया था 4 फरवरी को, 4 फरवरी ध्यान रखना, अब 5 फरवरी नहीं है, नया फैक्ट है ये। 1922 को जब बंद कर दिया असहयोग आंदोलन को, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी काफ़ी जो है निराश हुए थे। और फिर ये चले गए, एक यंग युवा जो है रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, मनमथ नाथ गुप्ता, इन्होंने मिलवाया चंद्रशेखर आज़ाद जी को राम प्रसाद बिस्मिल जी से, जिन्होंने फॉर्म करी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन।
ये एक क्रांतिकारी संगठन था। और फिर जब ये इसके मेंबर बन गए, एक्टिव मेंबर बन गए चंद्रशेखर आज़ाद जी HRA के, तो उसके बाद फिर पैसे से फंडी वंडी इकट्ठा करते रहे। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट, मतलब उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी जो संग्रहालय हुआ करते थे उनको लूट लेते थे। ठीक, काकोरी ट्रेन वाली रॉबरी में भी 1955 में जो हुई थी, उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम था। JP साउंडर्स, जिनके आदेश पे जो है लाठीचार्ज होते हुए लाला लाजपत राय जी की जो है डेथ हो गई थी, उनके ऊपर जो है गोली चलाने में भी चंद्रशेखर जी आज़ाद जी का हाथ था। ठीक, और साथ ही साथ जो है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया जो 1929 में थे, कौन थे बताइए, कमेंट करके बताइए। तो उनकी जो है ट्रेन को ही उड़ाने की बात मतलब करी थी इन्होंने, उसमें भी इनका हाथ था। और फाइनली जो है आज़ाद पार्क इलाहाबाद, यानी कि अब प्रयागराज में जो है 27 फरवरी 1931 में, ऐसा बोला जाता है कि मुखबरी कर दी थी किसी ने, तो वहाँ पे इनको पकड़ के इन्होंने खुद को मतलब वो कर लिया था। ये पकड़े नहीं गए, आज़ाद थे, आज़ाद हूँ आज़ाद रहेगा वाली बात है ना, तो उन्होंने कहा आज़ादी रहूँगा कि पकड़ा नहीं जाऊँगा, फिर उन्होंने ये गोली मार ली थी अपने आप को। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में नवीकरणीय या फिर अक्षय ऊर्जा का एकीकरण करना है। तो इस पर एक रिपोर्ट आई है 2021 के लिए। ये रिपोर्ट तो निकाली है, देखिए किसने, नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसने और नीति आयोग ने मिलके रिपोर्ट निकाली है। जैसे देखो, दो तरीके से ऊर्जा जो है हमें मिलती है। ठीक, एनर्जी बिजली वाली, एक तो होता है आपके जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जैसे कि कोयला से, पानी से, ठीक है, हाइड्रो पावर, गैस से। अब कुछ नए तरीके, मतलब जो नवीकरणीय टाइप की हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक, स्मॉल हाइड्रो है, तो ये न्यूक्लियर है। तो ये सारे जो है माना जाता है कि रिन्यूएबल हैं। ठीक है ना, फिर से जो है आप इसको रिन्यू कर सकते हो एक इंसान की लाइफ टाइम में। तो ये चीज़ है। तो वो अब क्या है कि इनको जोड़ना भी है, जो ये है यहाँ से आप ऊर्जा बना रहे हो, ठीक, उसको, और जो ऑलरेडी ऊर्जा हमारा जो सिस्टम, इको सिस्टम बना हुआ है ऊर्जा का, जिसमें कोयला के जरिए और वो सारे के जरिए मिलते ही हमें पावर, तो उन दोनों को जोड़ना है। तो उसी की बात करी जा रही है, एकीकृत करना है। और कैसे करें, कितना हम जो है नवीकरणीय ऊर्जा को जो है बना सकते हैं, अपने ग्रिड में उसको जो है शामिल कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला ग्रिड जो है, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है। ठीक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में क्या भारत मेंबर है या फिर किस तरीके का मेंबर है, ये कमेंट करके बताइए आप लोग। देखिए, रिपोर्ट जो है वो कई सारी 3 जो राज्य थी वहाँ पे वर्कशॉप किया गया, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में, और ताकि वहाँ पे समझा गया कि भैया किस तरीके से ऊर्जा संक्रमण में चुनौतियाँ आ सकती हैं, मतलब कि एनर्जी ट्रांजिशन में चुनौती आ सकती है। एनर्जी ट्रांजिशन क्या, कोल से आप जा रहे हो सोलर एनर्जी पे। तो अब क्या है, मान लीजिए अभी जो हमें बिजली मिल रही है वो तो कोयले से बन रही है, वो पूरा सिस्टम बना हुआ है, लाखों करोड़ों खरबों रुपया लगा हुआ है। लेकिन अब जब नए उस पर जाना है तो कई सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो उसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। ठीक है, और जो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स हैं उनको क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात को। और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसकी मॉडलिंग रिजल्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे निकाला गया कि कितनी लचीलापन क्या रहेगा, कि पावर सिस्टम को हम कैसे जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट में की मुख्य विशेषताएं समझें तो इंडिया की जो पावर सिस्टम है, ठीक, कोयले से और इन सब से, तो वो कहा गया कि काफ़ी अच्छी तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है आपका रिन्यूएबल्स को। जैसे आपका 2022 से 175 गीगावाट और 450 गीगावाट 2030 तक। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग, विनियमन नीतियाँ और संस्थागत सपोर्ट चाहिए, एनर्जी स्टोरेज चाहिए और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये चीज़ कही गई। इंडियन स्टेट को ये कहा गया कि बहुत सारे इनके पास जो है लचीलेपन के जो है विकल्प होने चाहिए, जैसे डिमांड रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। डिमांड, लोग जब तक सोलर मान लीजिए एनर्जी का एक स्रोत बन गया, लेकिन लोग कोयले के ही ज़्यादा आसानी, ज़्यादा कम पैसे में कर रहे हैं, तभी तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इस पर, ताकि जो है एक बराबर आ सके और लोग स्विच करें सोलर की तरफ। ठीक, फ्लेक्सिबल ऑपरेशन होना चाहिए, कोल बेस्ड पावर प्लांट का स्टोरेज, ग्रिड इम्प्रूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है क्लीनर, जो साफ़ सुथरी इलेक्ट्रिसिटी उस पर जाने के लिए करना होगा। ठीक, अच्छा, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है बताइए उसका नाम। ठीक है, और कई सारे जो है रिन्यूएबल्स का लार्जर शेयर हमें करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। टाइम ऑफ यूज़ इन एग्रीकल्चर, देखिए टाइम ऑफ यूज़ का टैरिफ होता है, तो मतलब अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हो
तो जो है कम पैसे का है, रात में यूज़ करो तो ज़्यादा पैसे का। इस तरीके का टाइम ऑफ यूज़ एग्रीकल्चर में इन्होंने कहा है कि रिन्यूएबल का अगर लार्जर शेयर हमें करना है तो हम इसको टाइम ऑफ यूज़ वाला जो टैरिफ है वो चेंज करें कृषि में, ताकि जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कंजम्पशन की और डिमांड बन सके। ठीक, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब, वो जो है उसको शिफ्ट हमने कर दिया है। अब जो है जैसे एक हमने स्कीम चलाई ना, कुसुम स्कीम। कुसुम स्कीम में क्या है, सोलर पैनल मिलते हैं, सोलर वाटर पंप आप चला सकते हो, उससे आप जितनी आपको बिजली खुद यूज़ करो, बाकी आप बेच भी सकते हो। तो क्या हो रहा है, दिन के समय पे जो है ये टाइम ऑफ यूज़ जो है एग्रीकल्चर में बिजली का जो हो वो हम शिफ्ट कर सकते हैं उसको 70 से 80% एग्रीकल्चर को अगर दिन में अगर शिफ्ट कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड भी मिलेगी और ग्रीन एनर्जी ट्रेडिंग भी हमारी बढ़ेगी, ये कहा जा रहा है आपका। ठीक, और रिन्यूएबल एनर्जी का जो एकीकरण करना है उसके लिए टेक्नोलॉजी जो चाहिए, जैसे कृत्रिम जो है बुद्धिमत्ता चाहिए, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेस पावर स्टेशन सिस्टम चाहिए, स्मार्ट ग्रिड होना चाहिए, आपका इंटरवेंशन होना चाहिए, पुराने रेगुलेशन को हटाओ, नए और मतलब समय की डिमांड के हिसाब से जो चाहिए उसको लेके आओ। ठीक, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है, ये पेरिस बेस्ड है। OECD करके एक संस्था है, OECD, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था 1974 में, जब 1973 की ऑयल क्राइसिस हुई थी। ऑयल क्राइसिस के बारे में, इसके बारे में पूरा आपको बता चुका हूँ, याद है कि नहीं याद है, क्या हुआ था बताइए। इराक का किसके ऊपर अटैक हो गया था, क्या चीज़ हुई थी। तो उसके बाद ही क्या हुआ था कि जब ये वेस्ट एशियन कंट्री जो हैं आपके, जैसे इराक हो सारे, तो वहाँ पे जब भी कोई उथल पुथल हो जाती, लड़ाई वड़ाई हो जाती, तो क्या होता है कि ऑयल की सप्लाई जो है वो चरमरा जाती है। और उसकी वजह से क्या होती है कि भाई ऑयल तो चाहिए, इतना बड़ा इंजन है, सारे देश बड़े बड़े इंजन है, उनके लिए ऑयल चाहिए। अब वो ऑयल पहुंच नहीं पाता तो उनकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती। तो उसी से सबक लेते हुए जो है आपका फ्रांस पेरिस में OECD ने मिलकर जो है आपका ये 1974 में आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया था। ठीक, यही है कि इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई की स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहे, इसके लिए इसका मेन उद्देश्य है। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी इसका प्रभाव बन गया है। ओवरऑल क्या है कि ऊर्जा जो एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा जो सुरक्षा है, वो उसको जो है स्थायी रूप में लाने के लिए ये कार्य करता है। इंडिया क्या है, इसका मेंबर है कि नहीं है, कैसा मेंबर है, सब आपको बताना है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है GS पेपर 3 से इकोनॉमी संबंधित एक PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन ज़्यादा करो भारत में, उससे लिंक है तुम्हारा इंसेंटिव, यानी कि प्रोत्साहन कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम में के अंतर्गत आपको कुछ पैसे उसे मिलेंगे। ठीक, मदद कराएगा जो आपको जो है प्रोडक्शन और बढ़ाए। और अब इस स्कीम के अंतर्गत आपका स्पेशलिटी स्टील को भी जोड़ दिया गया है। अच्छा, भारत स्टील तो काफ़ी अच्छे मात्रा में प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्पेशलिटी स्टील जो होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है जो स्टील बना हुआ उसके ऊपर एलॉय बना के, और जो है ऑटोमोबाइल में और कई जगह जो है हाई ग्रेड उसमें यूज़ होता है। तो इंडिया ज़्यादातर इसको आपका आयात करता है, यानी इंपोर्ट करता है। और हमें पता है कि आत्मनिर्भर भारत जो हमने कैंपेन चला रखा है पिछले साल से, मार्च 2020 से, उसमें काम ही हमारा ये है कि जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका जो है सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लें। ठीक, तो स्टील जैसे स्पेशलिटी स्टील है, हम ज़्यादा आयात करते हैं तो भारत में ही बनाएं। ठीक, जो भारत में प्रोडक्शन जो लिंक इंसेंटिव भी मिलेगा भाई, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो होंगी, जो हमारी स्थानीय जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, जो स्टील बनाते हैं, स्पेशलिटी स्टील बनाओ, प्रोडक्शन के हिसाब से पैसा ज़्यादा स्कीम की इसके अंतर्गत मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का तो एक सपना ही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, फॉरेक्स को बचाना है, जो हमारा फॉरेन रिजर्व्स है। क्योंकि पेमेंट अब जब इंपोर्ट करते हैं तो हम इंडियन रुपये में थोड़ा ना वो पेमेंट होता है, वो पेमेंट होता है डॉलर्स में ज़्यादातर। तो ये वाली चीज़ है। तो अभी मोदी जी ने जो इसको अप्रूव कर दिया है कि स्पेशलिटी स्टील के लिए भी अब ये स्कीम PLI स्कीम होगी और 2027-28 तक चलेगी, 2023-24 से 27-28 तक। और काफ़ी पैसा 6,000 और इन्वेस्टमेंट जो है 40,000 करोड़ रुपए लाने, मतलब इसमें बात करी गई है। और जो कैपेसिटी एक्स्ट्रा क्षमता जो जोड़ी जाएगी वो 25 मेट्रिक टन तक की जोड़ने की बात कही जा रही है स्पेशलिटी स्टील में। ठीक, विशेष इस्पात में। और स्कीम जो है ये कहा जा रहा है कि 5.25 लाख लोगों को जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से जो है 68,000 को मिलेगा, ओवरऑल 5.25 लाख लोग को मिलेगा। ठीक, और इसमें 5 कैटेगरी की स्पेशलिटी स्टील की बात करी जा रही है, कोटेड,
हाई स्ट्रेंथ वेयर असिस्टेंट मतलब, और स्पेशलिटी रेलगाड़ी वाला जो हो गया आपका, और जो उसमें स्टील लगता है एलॉय स्टील प्रोडक्ट हो गए, ठीक, और स्टील वायर हो गए, इलेक्ट्रिकल स्टील हो गया, ये सारे सारे, ठीक है। तो ये देखिए इन्फोग्राफिक है आपका पीआईबी का। इसमें ये है कि जो स्टील के ग्रेड्स होते हैं उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, और ये ज़्यादातर हम आयात करते थे, तो इसलिए हम क्या है कि अब अपने यहाँ बनाएंगे पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। इसमें हाई ग्रेड का जो स्पेशलिटी स्टील का जो है प्रोडक्शन को बूस्ट करना है। 5 साल के लिए 6300 करोड़ करीबन जो है पैसा दिया गया है। इसमें आपके वही हाई स्ट्रेंथ और ये वाले स्टील के जो अभी ऊपर बताए वो वाले ग्रेड्स हैं सारे सारे। इसमें यह है कि कंपनी जो रजिस्टर्ड है इंडिया में और वो मैन्युफैक्चर करेंगे स्पेशलिटी स्टील को, तो उनको जो है आपका इस स्कीम के अंतर्गत पार्टिसिपेट किया कर सकता है। इसमें बेनिफिट यही है कि जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और जो इंपोर्ट पे हमारी जो निर्भरता है उसको कम करना है। 40,000 करोड़ तक का जो है इसमें हम निवेश लेके आएंगे, 5.25 लाख जो रोजगार बढ़ाएंगे, 25 मैट्रिक टन की जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी क्षमता हम बढ़ाएंगे, और जो इंसेंटिवाइज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे स्टील सेक्टर को कि वो इन्वेस्ट करे टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ताकि हम एक ग्लोबल स्टील वैल्यू चेन में अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकें। स्पेशलिटी स्टील के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें वैल्यू एडेड स्टील होता है, जहाँ पे नॉर्मल फिनिश स्टील जो है उसके ऊपर कुछ वर्क किया जाता है, कोटिंग करी जाती है, प्लेटिंग करी जाती है, हीट ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि वो हाई वैल्यू एडेड स्टील बन जाता है। और इसका जो उपयोग है, अनुप्रयोग है, वो कहाँ कहाँ पे होता है आपका डिफेंस सेक्टर में, स्पेस में, ठीक, स्पेस क्राफ्ट ये सब बनाने के लिए, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसके अलावा कैपिटल गुड्स के लिए भी होता है, ठीक। अच्छा बताइए, कोकिंग कोल एक चीज़ होती है, कोकिंग कोल, ये किससे संबंधित है, ठीक। कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। पीएलआई योजना के लिए चुने गए स्पेशलिटी स्टील का कारण क्या है भाई? बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं इंपोर्ट, सीधी सी बात है। अगर हम पूरा इंपोर्ट अगर कर रहे हैं 6.7 मिलियन, तो उसमें 4 मिलियन तो खाली इसी स्पेशलिटी स्टील का है, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स हमारे बहुत ज़्यादा खर्चा होते हैं। तो और हमारा आत्मनिर्भर जो हमने स्कीम चला रखी है आत्मनिर्भर वाली, उसमें स्पेशलिटी स्टील को हम बढ़ावा देंगे, ताकि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं स्टील मेकिंग वाली, कोरिया और जापान, उनके साथ में हम जुड़ सकें, उनके साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के हम स्पेशलिटी स्टील का प्रोडक्शन करें। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, जो भी इसके बारे में बता रहे थे, ये मार्च 2020 में चालू हुई थी। और इसमें कंपनियों को प्रोत्साहित करना है इंसेंटिव दे के कि अपनी सेल बढ़ाएं, प्रोडक्ट ज़्यादा ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें डोमेस्टिकली। और इसके अलावा फॉरेन कंपनीज़ को भी हम भारत में कहते हैं, आओ भैया अपनी दुकानें खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे हम, ठीक। और स्कीम ये एम करती है कि एनकरेज करे लोकल कंपनीज़ को कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाए, ये वाली चीज़ है, ठीक। तो ये वाला हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होता है। अगला हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस वाला है ये, ठीक। गवर्नेंस वाला आपका पार्ट में आएगा ये। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना किससे संबंधित है? ग्राम स्वराज, ठीक। तो ग्राम स्वराज ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, ध्यान रखना। अगर डायरेक्टली पूछ ले तो आप इससे भी मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछ ले किससे संबंधित है, तो पंचायती राज जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनसे संबंधित है। यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए कि ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत नए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि नया पंचायत बना दिया जाए, ठीक। पंचायत बनाना, ना बनाना, घटाना, बढ़ाना, ये सब स्टेट और यूनियन टेरेटरी के हाथ में होता है, वो करते हैं। और अभी जो है भारत में ग्राम पंचायतें जो है करीबन 2.5 लाख हैं, ठीक। और इस स्कीम के अंतर्गत देखा जाए तो ये स्कीम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। स्पॉन्सर्ड तो मतलब आपको बताया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही इसमें जो है कंट्रीब्यूशन होगा। और इसको जो है आपका 2018-19 में चालू किया गया था, सभी, और लिखा हुआ है सभी स्टेट यूनियन टेरेटरी में। और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, उनको जो है उनको मजबूत बनाओ, ताकि वो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 2030 तक उसको मतलब प्राप्त कर सकें, वहाँ उनको जो है अचीव कर सकें। और इस पे मेन जो ट्रस्ट होगा कि जोड़ा जाए मिशन अंत्योदय, मतलब जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे गरीब में भी गरीब हैं सबसे ज़्यादा, उनको जो है बाहर निकालना है, ठीक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तो है ही पॉवर्टी, हंगर, ये सारी चीज़ें। तो पंचायती राज को इतना सक्षम बना दो, मजबूत बना दो कि वो जो गरीब लोग हैं उनको बाहर निकाल सकें।
और इसमें मेन यही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 117 आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक, इस स्कीम के अंदर जो फंड हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को दिए जाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बढ़ाने के लिए, जैसे कि उनकी क्षमता बढ़ाओ, प्रशिक्षण दो, तो आपका प्रशिक्षण वाला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करो, उनको अच्छी से अच्छी जो है हेल्थ वाली फैसिलिटी सब दिया जाए, ग्राम सभा को स्ट्रेंथन करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में ग्राम सभा ही एक ऐसा जो है मतलब सिस्टम है जहाँ पे प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है भारत में। बाकी जगह क्या है, हम लोग चुनते हैं किसी और को, वो हमें रिप्रेजेंट करता है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है भारत में। लेकिन ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है एग्जाम्पल है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही डायरेक्टली। ठीक, तो ग्राम सभा को भी स्ट्रेंथन करो, साथ ही साथ पंचायत जो एक्सटेंशन होगा, डिस्टेंस लर्निंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें करो, फाइनेंशियल डेटा, मतलब इंटरनेट और ये सारी चीज़ें जोड़ना है। एक स्कीम कौन सा है वो बताइए, भारत ब्रॉडबैंड वाला, याद आ रहा कुछ, क्या नाम रखा गया, भारत नेट। ठीक, याद रहेगा, उसमें 2.5 लाख जो ग्राम पंचायतें हैं उनको जोड़ने की बात कही गई है इंटरनेट से। अब जो उद्देश्य है इस ग्राम सभा ग्राम पंचायत वाले ग्राम स्वराज वाले योजना का, वो उद्देश्य है सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। ठीक, ध्यान रखना, अगर ये पूछ ले किसकी टैगलाइन है, कैंपेन है, तो आपका ग्राम स्वराज वाले की है ये। और इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि सामाजिक जो है सबके बीच में जो है हार्मनी होनी चाहिए, लोग के अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि भैया प्रो पुअर मतलब गरीबों के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके भले के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही हैं उनके बारे में उनको जागरूकता होनी चाहिए, ताकि और फिर हम उनको एनरोल भी करें इस गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत, ताकि उनसे फीडबैक भी लें कि भैया कल्याणकारी जो प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट वो पहुंच भी रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है ये 2.5 लाख, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है आपके गवर्नेंस की, शासन की जो है क्षमता इसमें बढ़ाई जा रही हैं, और समावेशी लोकल जो है इसमें गवर्नेंस बढ़ाया जा रहा है। ठीक, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका जो है अच्छे तरीके से दक्षतापूर्ण जो है उसका यूटिलाइजेशन करना है। और इसमें पावर्टी, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया आपको, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, टीकाकरण, ये सारे इस पर ध्यान दिया जाता है। ये स्कीम सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे जाता है, और इसमें इंस्टीट्यूशन वो वाले भी इंक्लूडेड हैं जहाँ पे पंचायत मान लीजिए कहीं पे नहीं है, तो वहाँ पे रूरल लोकल गवर्नमेंट जो भी होगी वो वाले भी इंस्टीट्यूशन इसमें ऐड होंगे। ठीक, और इट विल एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, क्षमता बढ़ाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रेनिंग कराने के लिए पंचायत को जो है एक मजबूत वो बनाएंगे एक जगह, ताकि जो है इंसेंटिवाइजेशन हो सके, प्रोत्साहन हो सके नेशनली इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया को, जो कि एक प्रतिस्पर्धात्मक जो स्पिरिट लोगों के बीच में लेके आए और जो है भारत इसमें उन्नति कर सके। ठीक, ये वाला टॉपिक था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट से संबंधित। ठीक, अब ये है टॉपिक किससे संबंधित कि भैया माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, 5 नैनोमीटर से भी छोटा, इतना छोटा दिखता ही नहीं है। आजकल क्या है, कॉस्मेटिक्स में आता है, आप लोग पन्नी जैसे यूज़ करते हो उसमें आता है, और ये धीरे धीरे क्या है पानी में जो है इकट्ठा होता जा रहा है, पानी में लोग खा भी रहे हैं, हम भी पानी पी रहे हैं, सब लोग जो है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बायो मैग्नीफिकेशन हो रहा है। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूँ थोड़े दिन पहले, बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। तो बताइए ये किससे संबंधित है। तो ये धीरे धीरे जो है आपका जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मिनामाता डिजीज़ है, जिसमें मरकरी जो है फिश खाते करते धीरे धीरे फिश जो है आपके ट्रॉफिक लेवल में सबसे ऊपर है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जलीय जो है पारिस्थितिकी तंत्र में, तो उसमें जो है ये पहुंच गई है। तो मिनामाता की डिजीज़ का मैंने जो है आपको एग्जाम्पल भी दिया था। अभी एक दिल्ली में एक एनजीओ है टॉक्सिक लिंक्स, इन्होंने बताया है एक क्वांटिटेटिव मात्रात्मक जो है विश्लेषण किया है आपका माइक्रोप्लास्टिक का, किसमें, गंगा रिवर में, और उन्होंने पाया है भैया कि दिक्कत तो है, कहाँ कहाँ क्या है बताता हूँ। तो गंगा रिवर पे पहले है, और फिर वहाँ से बे बंगाल चली जाती है, बे बंगाल से पूरे ओशियन, इंडियन ओशियन में चली जाती है, और इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बायो मैग्नीफिकेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है, बहुत वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है, प्लास्टिक का जो है कचरा है ये,
और काफ़ी छोटा होता है, साइज़ में 5 mm का होता है, ये 5 नैनोमीटर नहीं, सॉरी 5 mm होगा। और ये ह्यूमंस के अलावा माइक्रोप्लास्टिक जो है मरीन स्पेशीज, फिश है, इनके लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। मरीन स्पेशीज़ 673 जो इससे प्रभावित हैं मरीन डेब्रिस में, और 11% जो है वो माइक्रो प्लास्टिक को जो है खा लेते हैं। तो ये चीज़ है। और बिकॉज माइक्रो प्लास्टिक इतना छोटा होता है कि ये जो भी मरीन इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब जैसे कि फ़िश हो गया, कोरल हो गए, प्लैंकटन हो गए, ठीक, तो ये और सी मैमल्स हो गए, जैसे सी काऊ होता है एक, तो इन सबको जो है उनके फूड चेन में, खाद्य जो है श्रृंखला में चले जाते हैं, वो दिक्कत करता है, बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। कमेंट करके बताइए क्या चीज़ है। और ह्यूमन के केस में तो देखा जाए तो फूड, वाटर और फूड कंटेनर में पाया जाता है, हमारे हम भी इनको जो है मतलब भूल में ही खा जाते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ये ठीक नहीं है, प्लास्टिक हमारे यहाँ जो है शरीर में इकट्ठा हो रहा है। इस स्टडी में ये बताया गया है कि जो पोल्यूशन का लेवल है वो रिवर गंगा में काफ़ी ज़्यादा है। कई जगह इन्होंने जो है स्टडी किया सैंपल को, और जैसे कि हरिद्वार में, कानपुर में, बनारसी में, और प्लास्टिक जो है तीनों ही जगहों पे पाया गया माइक्रो प्लास्टिक। हरिद्वार, ये बनारस में तो ज़्यादा है, ठीक, और भी माइक्रो प्लास्टिक हैं, साथ ही साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स भी हैं, सेकेंडरी प्लास्टिक। सिंगल यूज़ जैसे आपने जो वो पन्नी उन्नी लेके जाते हैं ना, इसमें सामान वान ले आते हैं, वो वाले प्लास्टिक को जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं। अच्छा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एंड करने का जो है गवर्नमेंट का एम है, वो टारगेट ईयर कौन सा है बताइए, ठीक, 2022 है, 23 है, 24 है, 26 है, या क्या है, ठीक। ये वाली चीज़ें जो सैंपल बनारसी से लिए गए उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया गया, सादरता सबसे ज़्यादा थी माइक्रो प्लास्टिक की। और इसमें मतलब अभी तक ये देखा गया कि स्टडी ने कि जो भी डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं रिवर्स गंगा के आसपास, वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कानपुर में जो है टैनरीज बहुत ज़्यादा हैं, चमड़े का जो है फैक्ट्री हैं, रिलीजियस ऑफरिंग्स हैं, तो जैसे कुंभ का मेला चल रहा है और इस सब में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग सामान जो है प्लास्टिक में ही लेके जाते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, और ये नॉन डिग्रेडेबल भी है, ठीक, गैर अवकर्मणीय भी है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसकी वजह से जो है प्लास्टिक इकट्ठा होता जा रहा है, और जो जलीय जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट कर रहा है, हमें भी कर रहा है। रिवर जो है धीरे धीरे बे बंगाल में जाके जुड़ती, वहाँ से जो है पूरे ओशन में जुड़ जाती है, और अल्टीमेट सिंक बन जाती है प्लास्टिक का, जिसको कि भैया हम यूज़ करते हैं, ठीक। अगर एफर्ट क्या डाले गए हैं भैया गंगा को क्लीन करने के लिए, तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। इस एनजीओ ने बताया, टॉक्सिक लिंक्स ने, गंगा रिवर बेसिन की बात कर रही है। अगर मान लीजिए ये है, ये रिवर है, ठीक, तो ये जहाँ जहाँ से पानी इस स्रोत में आ रहा है, ठीक, ये आपकी रिवर आ रही है, मेन तो आपको दिख रही है, लेकिन हर जगह से पानी ये ढलान को देखते हुए आता है, तो ये पूरा रिवर बेसिन कहलाता है, ठीक। तो ये पानी का चैनल है जो आप ये देख रहे हो, लेकिन ये पूरा जो जहाँ से पानी आ रहा है ये रिवर बेसिन कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये चीज़ है, गंगा रिवर जो है 26% जो है भारत का ये लैंड मास को वो करता है, कवर करता है, 11 स्टेट को इम्पैक्ट करता है, और 43% जो भारत की जनसंख्या है उसको जो है इम्पैक्ट करता है। होली रिवर गंगा जो है ये पोल्यूटेड, ये कोई नई बात नहीं, 40 साल से जो है इसको क्लीन करने का कार्य भी चल रहा है, और कई सारे मेजर अर्बन सिटीज़ में इस पे मेन फोकस क्या होता है कि भैया सीवेज ट्रीटमेंट करना है, सीवेज उपचार क्षमता को बढ़ाना है, इस पे हमेशा फोकस रहा है। 2015 में नमामि गंगे लाया गया, जिसमें कि 100% फंडिंग थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें भी पानी को क्लीन, गंगा को क्लीन और प्रोटेक्ट करना था, रिवर को। और भी कई सारे प्रोग्राम आए, जैसे कि गैप आया, गंगा एक्शन प्लान है 1985 में, IIT कंसोर्टियम 2011 में बनाया गया, जिसमें वाटर डाइवर्जन और इफेक्टिव ट्रीटमेंट करने वाली बात थी, ठीक। वाटर डाइवर्ट करो, फिर ट्रीटमेंट कराओ, और फिर वापस छोड़ो नदी में, ये वाली चीज़ थी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 में आया, ठीक। ये सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन सब जो एनजीओ ने ये बताया है कि ज़्यादातर जो इनका उद्देश्य था, ठीक, वो पोल्यूशन माइक्रो प्लास्टिक के द्वारा जो हो रहा है उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, ठीक। पहली चीज़ तो ये होगी, और जहाँ पर हो भी रही थी, जहाँ करोड़ों खरबों रुपया खर्च हो गया, वहाँ पे जो है इन्होंने बहुत ही कम जो है सक्सेस मिली है। माइक्रो प्लास्टिक की तो एक तो बात नहीं है, जितने भी पहले हुए थे, और माइक्रो प्लास्टिक छोड़ दो, जिस उद्देश्य के लिए जो है ये वाली स्कीम लाई गई इतनी सारी गंगा को क्लीन करने के लिए, उसमें भी कोई सफलता जो है महत्वपूर्ण मिली नहीं, ठीक। आगे बढ़ने से पहले ये वाला जो सेक्शन है हमारा सबसे फेवरेट सेक्शन होता है, इसका नाम होता है कौन बनेगा ASPC। इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए उसको देखते हैं। देखिए, आरमैक्स 21 से संबंधित यहाँ पर जो है टॉपिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ये भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान है। आपने देखा होगा वो बर्फ़ पे स्कीइंग करते फिसलते हुए जाते हैं, तो ये इंडियन आर्मी का है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला गलत हो गया, एलिमिनेट करते चलो। इट वाज कंडक्टेड इन द माउंटेन रेंज, हिमालय की हुई और एडवेंचर एक्टिविटी है इंडियन आर्मी की, बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो है हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि 2 वाला भी सही है, तो इन दोनों में से होगा एक। और ये जो एक्सपेडिशन था, अभियान था, ये काराकोरम पास जो है लद्दाख में, वहाँ चला 10 मार्च को, और जो है 6 जुलाई जो है मलारी उत्तराखंड में जाके ख़त्म हुआ। बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर, ठीक। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गेट कीपर मॉडल से। देखिए इससे संबंधित सत्य स्टेटमेंट पूछे गए हैं। देखिए ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो लोग भी इनमेट्स यानी कि कैदी होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं और प्रशिक्षण देते हैं कुछ प्रिजनर्स को, ठीक, जिनको ये लगता है कि भैया ये सुसाइड कर लेंगे, ठीक। तो ये गेट कीपर मॉडल इसी को बोलते हैं कि कुछ लोग जो है बैठते हैं, वो जेल में हैं, वो भी कैदी हैं, उनको वो ये बताते हैं दूसरों कि भैया ये पर्टिकुलर कैदी नंबर जो है ये 400 या फिर जो भी है, ये इसके अंदर जो है आत्महत्या करने के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। तो उनको जो है कुछ सेलेक्ट करके फिर ट्रेनिंग व्रेनिंग दी जाती ताकि वो आत्महत्या ना करें। और ये एक तरीके का ट्रीटमेंट या फिर सपोर्टिव सेवाएँ हैं, सहायक सेवाएँ हैं, उपचार सेवाएँ, ठीक। अब ये चीज़ थी। अब इसको जो IIT कानपुर ने बनाया है, रिकमेंड किया है गेट कीपर मॉडल के तरीके से, ठीक। इसमें क्या है कि ये जो सुसाइड वाली चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना है और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है उनको ख़त्म करना है। तो क्या IIT कानपुर ने इसको बनाया है क्या? नहीं, ठीक। आपका नीम हंस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, इसने ही ये गेट कीपर मॉडल को जो है सजेस्ट किया है। और यहाँ पे कह रहा है कि हैज़ इश्यूड अ सेट ऑफ गाइडलाइन, कुछ बनाई है कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं प्रिजनर्स में, कैदियों में, प्रिजन स्टाफ में, उनको कैसे जो है उनसे निपटा जाए। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट खाली गलत था। नीम हंस ने ही जो है यहाँ पर गेट कीपर मॉडल को यहाँ पे जो है प्रपोज किया है ताकि सुसाइड जो है उनको मेंटल हेल्थ की वजह से जो सुसाइड हो रहे हैं वो कम हो जाए। और नीम हंस की ने एडवाइजरी जारी की, इसमें कॉन्सेप्ट जो है बडी सिस्टम का किया गया। वो वाले जो बंदे थे ना जो बताते थे कि भैया ये फला जो है ये सुसाइडल लग रहा है, इनको बडीज़ बोला जाता है, बडी लिसनर्स, ठीक। जो वॉज मतलब इससे और काफ़ी सुसाइड भी कम भी हुए हैं, प्रिजनर्स को भला भी हुआ है। इसमें पीरियोडिक टेलीफोन से बात कराना फैमिली फ्रेंड से, ये एक बड़ा जो है इसमें सपोर्ट होता है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले देखिए 26 जुलाई का यानी आज का क्वेश्चन नंबर 71 जो है हमारा डेली UPSC मेन GS आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस का, वो है कि भैया माइक्रोप्लास्टिक क्या है, इसके कारण क्या है और वे फॉरवर्ड क्या होने चाहिए। 3 पार्ट हैं, 200 वर्ड में इसको लिखना आप, ठीक। सारी चीज़ बता रखी है, व्हाट इज़ माइक्रोप्लास्टिक, रीज़न क्या है, कारण क्या है और आगे का रास्ता वो थोड़ा आप लोग को जो है पढ़कर ये लिखना पड़ेगा। तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करके शेयर करके जो है जोड़िए ताकि हमारा ये मिशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट कराने का वो पूरा हो सके। EPFO और UPSC का हमारे पेड ग्रुप चालू हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए 85648805309696060889 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से रहते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।